नमस्कार। आज हम पार्चुरेशन लेबर के संबंध में चर्चा करेंगे। तो पार्चुरेशन जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत जो माता होती है अपने बच्चे को अपने गर्भाशय से बाहर निष्कासित करती है। तो ये वो एक्टिविटी है जिसके अंतर्गत माता के द्वारा बच्चा गर्भ से बाहर निष्कासित किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है लेबर या पार्चुरेशन की, उसमें विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। जो प्रथम अवस्था है इसमें जो सर्विक्स होता है, जो गर्भाशय से आगे की जो नाल होती है, उसमें फैलाव उत्पन्न होता है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। इसके अंतर्गत जो सर्विक्स जो नाल होती है वो फैलाव या फैलने का कार्य करती है। और इसके दो फेजेज होते हैं, एक लेटेंट फेज जिसके अंतर्गत जो फैलाव होता है, फैलाव 0 से 4 सेंटीमीटर होता है, और जो माताएं प्रथम बार प्रसव क्रिया कर रही हैं उनके अंदर ये 5 घंटे की प्रोसेस पाई जाती है। और दूसरी जो एक्टिव फेज है, इसका सक्रिय जो प्रावस्था होती है, उसमें 4 से 10 सेंटीमीटर फैलाव इस सर्विक्स कैनाल का पाया जाता है, और ये भी 4 घंटे की प्रोसेस पाई जाती है महिलाओं के अंदर जो प्रथम प्रसव क्रिया कर रही है। दूसरा जो फेज होता है एक्सपल्सन यानी बच्चे को बाहर की तरफ धकेलना। तो बच्चा जब बाहर की तरफ धकेला जाता है उसमें दो क्रियाएं पाई जाती हैं, एक पैसिव फेज होता है, निष्क्रिय फेज होता है, एक सक्रिय फेज होता है। निष्क्रिय फेज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, संकुचन होते हैं, गर्भाशय संकुचन, उनके माध्यम से बच्चे को बाहर की तरफ पुश किया जाता है, बाहर की तरफ धकेला जाता है। दूसरा जो एक्टिव फेज होता है उसके अंतर्गत जो बच्चा वेजिनल नाल तक पहुंच गया है, योनि नाल तक पहुंच गया है, वहां जो माताएं होती हैं अपनी जो उदरीय पेशियां होती हैं उसके संकुचन के फलस्वरूप बच्चे को बाहर धकेलने का कार्य करती है। तो दो अलग अलग फेजेस के अंदर ये बच्चे को बाहर धकेलने की क्रिया पाई जाती है। और अंत में जो प्लेसेंटल फेज होता है उसके अंतर्गत जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके पश्चात माँ के जो गर्भ में प्लेसेंटा के उत्तक होते हैं या अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां के अंश होते हैं, वो सब के सब निष्कासित कर जाते हैं। इसके अंतर्गत जो गर्भाशय होता है वो संकुचन करता है ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से, और इस गर्भाशय के संकुचन से जो भी यहाँ अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां हैं या प्लेसेंटल उत्तक हैं वो सब के सब बाहर निष्कासित कर जाते हैं, और ये जो गर्भाशय है अपनी पूर्व स्थिति में लौट आता है। तो ये प्रक्रियाएं, ये जो विभिन्न प्रकार की प्रावस्थाएं होती हैं वो इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पार्चुरेशन क्रिया होती है उसमें कौन कौन सी घटनाएं एक के बाद एक पाई जाती हैं। तो जैसे ही 9 महीने गर्भावस्था के पूर्ण होते हैं तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जो अत्यधिक बढ़ी हुई है वो एक कम होना शुरू कर देती है, और इस क्रिया को जो उत्तेजित करता है वो जो फीटस है वो करता है। जब ये पूर्ण प्रवर्धित जो भ्रूण है गर्भाशय के अंदर जो पूर्ण प्रवर्धित हो जाता है, तब इसके जो मस्तिष्क है, हाइपोथैलेमस है, उसके द्वारा प्रेरणा प्राप्त होती है इसकी पीयूष ग्रंथि को, और उसके पीयूष ग्रंथि के जो एडिनो हाइपोफाइसिस भाग है उसके द्वारा ACTH हार्मोन का स्राव होता है। और ACTH हार्मोन जो होता है इसकी जो अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं फीटस की, उसको उत्तेजित करता है, और उसके द्वारा कोर्टिसोल हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। तो कोर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं वो जो प्लेसेंटा है इस पर क्रिया करते हैं। तो प्लेसेंटा होता है, इसके अंदर जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का स्राव अभी तक अत्यधिक रूप से हो रहा था उसमें डिक्लाइन हो जाती है, उसके जो स्राव में गिरावट शुरू हो जाती है, और उसके स्थान पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन पदार्थ होते हैं उनका स्राव प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन पदार्थ होते हैं जो गर्भाशय भित्ति के द्वारा, जो अपरा के द्वारा स्रावित हो रहे हैं, उनके माध्यम से जो ये
गर्भाशय भित्ति है इसमें संकुचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और उधर जो प्रोजेस्टेरोन का स्राव कम हो गया है वो भी इसमें सहायक होता है। जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो इसके जो संकुचन होते हैं गर्भाशय संकुचन को संतुलित रखता है। अब गर्भाशय संकुचन प्रक्रिया में शुरू हो जाता है, प्रोसेस में भाग लेने लगता है, क्योंकि इस कार्य के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन पदार्थ इसको सहायता प्रदान करते हैं, और जो सांद्रता प्रोजेस्टेरोन की काफी कम हो गई है वो भी इसमें सहायक पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो संकुचन क्रिया गर्भाशय में वो प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो प्रावस्थाएं हैं ये सब के सब प्री पार्चुरेशन जो चरण है उसमें पाई जाती है। अब इसके अंतर्गत जो ये प्लेसेंटा है ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का जो स्राव कर रहा था उसके स्थान पर रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव करना प्रारंभ कर देता है, और रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है उसके प्रभाव से ये जो सर्विक्स है उसमें डायलेशन जो क्रिया होती है, फैलाव क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जो इसके जो जॉइंट्स होते हैं प्यूबिस सिम्पाइसिस जो जॉइंट होते हैं उसमें भी अनुशीतलता उत्पन्न करते हैं ये रिलैक्सिन हार्मोन, जिसके कारण बच्चा आसानी से बाहर निकल सकता है। दूसरा जो फेज होता है ऑनसेट ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्रिया किस प्रकार से प्रारंभ होती है। अब देखिए जैसे ही इसमें संकुचन क्रिया प्रारंभ होगी गर्भाशय में तो इसके अंतर्गत लेबर पेन प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो जाती है, और प्रसव पीड़ा जो शुरुआत में इसकी जो इंटेंसिटी होती है और ड्यूरेशन होता है वो कम होता है, फिर इसका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ने लगती है और ड्यूरेशन भी अधिक होने लगता है। इस प्रकार से प्रसव क्रिया प्रारंभ हो जाती है इस ऑनसेट ऑफ पार्चुरेशन प्रक्रिया के अंतर्गत। अब जैसे ही ये पार्चुरेशन क्रिया शुरू होती है उसके अंतर्गत जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, जो इसमें गर्भाशय भित्ति के अंदर संकुचन हो रहे हैं उनके माध्यम से ये जो फीटस है, ये जो बच्चा है, इसको बाहर की तरफ धकेलना प्रारंभ हो जाता है, और ये जो सर्विक्स नाल है इससे फैलाव शुरू हो जाता है। तो जब बच्चे पर दबाव पड़ता है तो बच्चे के अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होती है, और स्ट्रेस के कारण जो इसकी एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, अधिवृत ग्रंथियां होती हैं, वो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोनों का स्राव प्रारंभ कर देती हैं, और जिसके फलस्वरूप बच्चा भी संघर्ष करता है बाहर निकलने की क्रिया में। तो दो बल शुरू होते हैं, दो बल पड़ते हैं, एक तो गर्भाशयी संकुचन क्रिया इसको बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, एक स्वयं ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसके अंतर्गत ये जो सर्विकल पार्ट होता है, नाल होती है, इसकी दीवार पर स्ट्रेस पड़ता है, तनाव बढ़ता है, खिंचाव बढ़ता है, और खिंचाव से एक स्टिमुलस उत्पन्न होता है, एक भौतिक स्टिमुलस की उत्पत्ति होती है इसके खिंचाव के कारण, और ये जो भौतिक ये जो उद्दीपन होता है ये हाइपोथैलेमस को, मां के हाइपोथैलेमस को उत्तेजित करता है, जिसके कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होगा, और न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग में जो पीयूष ग्रंथि का भाग है उसमें आकर स्टोर हो जाएगा, और वहां से भी स्रावित होगा, और स्रावित होकर ये पहुंचेगा गर्भाशय भित्ति के पास, और गर्भाशय भित्ति के द्वारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन पदार्थों का स्राव हो रहा था उसको बढ़ा देता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो स्राव है इसके कारण संकुचन क्रिया और तीव्र हो जाती है, और तीव्र गति से ये जो गर्भाशय है बच्चे को बाहर धकेलने की कोशिश करता है, जिससे यहाँ जो खिंचाव है सर्विक्स में वो और बढ़ जाता है। बढ़ने से फिर ये फिजिकल भौतिक जो स्टिमुलस है इसकी उत्पत्ति होगी, ये पुनः इसी प्रकार साइकिल करके इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्राव को बढ़ाएगा, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन स्राव है इसको बढ़ाकर संकुचन क्रिया को और बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से संकुचन क्रिया है वो बढ़ती जाती है, बच्चे को इस सर्विकल नाल के अंदर और फिर वेजाइनल नाल के अंदर आगे धकेला जाता रहता है, और फिर अंत में बच्चा गर्भाशय से बाहर निष्कासित हो जाता है, बाहर निकल आता है। तो अंत का जो भाग है पोस्ट पार्चुरेशन फेज, इसके अंतर्गत जो बच्चा जन्म ले लेता है उसके पश्चात ये जो अंत गर्भाशय में उपस्थित प्लेसेंटल उत्तक है, अपरा उत्तक है, और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां हैं, उनको निष्कासित किया जाता है। उस समय के पश्चात ये गर्भाशय संकुचन के माध्यम से, और इनके पश्चात जो माताएं होती हैं
उनकी जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो भी सक्रिय होकर दुग्ध का स्रावन प्रारंभ कर देती है। तो ये सब प्रक्रिया पोस्ट पार्चुएशन क्रिया के अंतर्गत पाई जाती है। धन्यवाद।